इनकी जो तस्वीरें आई हैं उसमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि 7 से 8 साल पुराना ताल्लुक़ है। जब आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादती आपके साथ भी होगी। तो और एसएचओ का धमकियों के साथ साथ उनको मारा पीटा, थाने लेकर जाकर पता लगा हमें कि उस पर जो है इन्होंने 9C का पर्चा दे दिया, नशियात का। मुंशियात का। अवाम की इतनी शिकायतें हैं, अवाम जो है वो बेचारी रुल जाती है। दबंग एसएचओ रहे हैं, जिस इलाके में जाते थे ना वहाँ खौफ की अलामत भी समझे जाते थे। यहाँ पर रहने की कोई वजह नफसियाती भी थोड़े तौर पर अब थोड़े मफलूज थे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। लाहौर में एक एसएचओ के कत्ल का ये मामला है और इसमें अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं और ये मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए हैं। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम मलिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन तक क्या मालूमात आई हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये बताएं कि एक एसएचओ कत्ल हो जाते हैं और जो मकैनिक है कहा जाता है कि उसने उसको कत्ल कर दिया, तो अब वो पुलिस के ज़ेर हिरासत है वो जो मुलज़म है, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई ज़राए से आपकी बात हुई हो तो क्या बातें जो है वो सामने आई, क्या वजह जो है असल में हकीकत में बनी है? नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल नदीम भाई, आप माशाल्लाह ख़ुद एक सीनियर सहाफ़ी हैं और क्राइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप जो है वो आपके पास है। अभी कुछ देर कबल जो है वो हमारे जो डीएसपी साहब हैं रेहान जमाल, उनसे मेरी बात हुई है। उनकी जानिब से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया वो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा। उनका यही कहना है कि अदील का यही स्टेटमेंट है अभी तक भी कि मुझे जो है ये गालम गलोच की वजह से जो है मैं तैश में आ गया, जिसकी वजह से मैंने फायरिंग करके इसको कत्ल कर दिया। लेकिन स्टोरी कुछ और है। स्टोरी ये है क्योंकि अब तस्वीरें जो है वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं और इस मकैनिक के साथ तकरीबन 7 से 8 साल पुराना ताल्लुक़ है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का, जो इंस्पेक्टर थे। और इनकी जो तस्वीरें आई हैं उसमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ी बड़ी गन्नें जो हैं वो उठा रखी हैं और ये उनका बतौर कार ख़ास या बतौर गनमैन जो है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में चीज़ें ज़ाहिर है, तस्वीरें बोलती हैं, आपको पता ही है तस्वीरें बोलती हैं, तो उन तस्वीरों में वाज़िया तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका 7 से 8 साल का दिल का और सैफुल्लाह नियाज़ी का ताल्लुक़ था, ये बतौर गनमैन जो है उसके साथ काम कर रहा था। बिल्कुल, ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि बतौर गनमैन और बतौर कार ख़ास भी ये चलता रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद लाहौर के थानों में एसएचओ रह चुके हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और लेकिन मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूँगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस पर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब एक अब तो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली जब आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादती आपके साथ भी होगी। वो ज़्यादती बेशक मर्डर की सूरत में हो या कोई किसी भी हरासमेंट की सूरत में हो। तो लेकिन जो इनके बेटे की स्टेटमेंट थी, जो एफ़आईआर दर्ज की गई है, उस पर बेटे ने जो एफ़आईआर के मतन के मुताबिक मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि एफ़आईआर में मतन यही रखा गया कि मेरे वालिद अपने घर की छत पर टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। इसी दौरान जो है वो तलब कलामी हुई, जिसकी वजह से अदील नामी जो मकैनिक है उसने जो है वो इनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जो पहली इब्तदाई तफ्तीश थी उसमें ये भी पता लगा कि गाड़ी को खड़ी करने पर जो है वो तलब कलामी हुई। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, नियाज़ी वैसे ही आपको पता है थोड़े से तैश वाले होते हैं, तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब तैश में आ गए और उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, माँ बहन की गालियाँ जो है वो निकाली, जिसकी वजह से अदील नामी जो शहरी था, मकैनिक था, वो तैश में आया और उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपने 10 से 12 साल जो है वो क्राइम की बीट करते भी हो गए, ये भी लाहौर में ही आप भी काम कर रहे हैं, ये भी मुतअद्दिद थानों में जो है वो एसएचओ रहे, तो कभी जो है वो बतौर एसएचओ जब ये कहीं फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे वहाँ इंटरेक्ट हुआ, बतौर एसएचओ कैसे? देखें जी नदीम भाई, ये एसएचओशिप तो बहुत दबंग तरीके से करते रहे हैं, लेकिन उस इलाके के जो लोग हैं जब ये एसएचओ लगते थे, ये एसएचओ मुगलपुरा थे मुझे याद है, और एक रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से इन्होंने, इनकी टीम ने वहाँ पर खाना खाया
और वो फुटेज मौजूद है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा ये फुटेज भी वायरल हुई थी और मीडिया ने सबसे ज़्यादा, आपने और हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, जिस पर डीआईजी जो मौजूदा थे उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया था, इन्हें सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद इंक्वायरी इनकी हुई और उस पर इन्होंने अपने आप को जो है खाना खा रहे थे मुफ्त खाना खाया। और बाद में धमकियां दी। बाद में धमकियों के साथ साथ उनको मारा पीटा, बहुत पुरतशद्दुद किया उन पर और उनकी पूरे टीम पर, यानी जो मुलाजम थे, शेफ थे, उनको पकड़ के उन्हीं बर्तनों से, उन्हीं डोइयों से उनकी मार पिटाई की। उसकी फुटेज जो है वो जब मीडिया पर चली तो तब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया था कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा एरिया, मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मैंने अपने मुताबिक एरिया को चलाना है। लेकिन जो उस वक्त डीआईजी साहब थे उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया और आवाम की, क्योंकि आपको पता है जो सीनियर अफसरान हैं वो हमेशा आवाम के ऊपर फोकस करते हैं कि आवाम को जो है वो कोई तंगी ना हो, तो उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। एक और वाक़या आपको सुना देता हूँ ताकि आपकी नाज़रीन को पता लग सके। नदीम भाई, ये ना SHO गुजरपुरा थे, जनाब गश्त पे निकले हुए थे, तो जनाब के आगे एक रिक्शा आ गया, रिक्शा ड्राइवर आ गया। इन्होंने इनके ड्राइवर ने हॉर्न शॉन किए, जो यानी शायदीन है वो बताते हैं ये बातें, उन्होंने हॉर्न किए और ड्राइवर बेचारे को, नई रिक्शे ड्राइवर को समझ लगी कि कौन हूटर दे रहा है, कौन हॉर्न कर रहा है, उसने जगह नहीं दी। इन्होंने गाड़ी साइड पे लगा के इसको साइड पे रोका और वहाँ पर इसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी शायद जो इलाका मकीन थे वो बीच में पड़े, उन्होंने उसकी जान खलासी कराई। उन्होंने कहा नहीं, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको थाने ले जाना। ठीक है, थाने लेकर जाकर पता लगा हमें कि उस पर जो है इन्होंने 9C का पर्चा दे दिया, नशियात का, मुंशियात फरोशी कि आप मुंशियात फरोशी करते हैं, मुंशियात आपसे बरामद हुई है। और लेकिन वो जो फैमिली थी वो बेचारी सिसकती रह गई। मुझे याद है इस पे जो है वो रिक्शा यूनियन ने एहतजाज भी काफ़ी किए और सर एहतजाज मुकम्मल जो सड़कें हैं उन्हें ब्लॉक किया गया था, जिस पर सीनियर जो अफसरान हैं उनको जो है मीडिया टॉक भी करनी पड़ी, मौक़िफ़ देना पड़ा, इनको सस्पेंड किया। तो ये इनके जो कारनामे थे ना वो इसी तरह के थे। SHO लगते रहे, लेकिन ये मैं आपको साथ बताऊं, ये नाजरीन ये भी देखें, ये दबंग SHO रहे हैं। जिस इलाके में जाते थे ना वहाँ खौफ की अलामत भी समझे जाते थे। बड़े मशहूर SHO थे, बड़ा इनका जो है वो लाहौर के अंदर नाम भी था। और बड़े अफसोस की भी कभी कभी हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन पुलिस के अमूमी रवैये जो है ना, उससे अवाम, आप किसी से भी पूछ लें, अवाम की इतनी शिकायतें हैं, अवाम जो है वो बेचारी रुल जाती है जो थाने में, जिसका एक दफ़ा काम पड़ जाए सही। और यही छोटे लेवल के जो अफसरान होते हैं, बड़े अफसरान तक असेस नहीं हो पाती और इसी तरह जो है वो अवाम के साथ जो है वो ज़्यादती होती है, जिस वजह से अवाम इनसे उस तरह मोहब्बत जो है जो करनी चाहिए वो नहीं करती। उसकी वजह इनके अपने रवैये होते हैं। ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया, आप बता रहे थे कि आपकी DSP जो है उनसे बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, मैं भी सुन ही रहा था, तो उनका जो ये कहना था कि 8 से 9 साल का इनका ताल्लुक़ था। तो ये रवैया, वो ये भी कह रहे थे कि इस तरह का रवैया जो है वो अमूमी रवैया था, यानी कि उसके साथ, अदील के साथ गालियां जो है वो ये करना ये मामूल था। लेकिन उसकी बर्दाश्त जो है जवाब दे गई कि इस तरह की गालियां दी होंगी क्या। और जो वकूआ पेश आया, आप FIR के मतन का भी जिक्र करें, उस वकूआ के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि क्या उस दिन हुआ क्या है बेसिकली। देखें नदीम साहब, बुनियादी वजह यही है कि जब आप किसी को टारगेट कर लेना, पर्सनल टारगेट, और जिस तरह रेहान जमाल साहब से हमारी बात हुई, जो DSP सब्ज़ाज़ार इन्वेस्टिगेशन तैनात है, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि 8 से 9 साल पुराना ताल्लुक़ है इनका और ये काफ़ी अरसे से जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के लिंक्ड में थे, उनके साथ इनका आना जाना भी था। लाहौर से बाहर भी उनके साथ सफ़र करके अदील जो मैकेनिक था वो जाता था इनके साथ, और लाहौर में भी जब ये बतौर SHO लगते थे तो उनके साथ इसके अच्छे जो है मुलाकातें थी, जाना आना था। लेकिन इसमें यह है कि जब आप किसी को नाजेबा अल्फाज बहुत ज़्यादा तौर पर कह दें, 8 साल से एक शख्स जो है वो इनकी गालियाँ और इनकी जो नाजेबा अल्फाज है वो बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार वो तहश में आ गया। और जिस तरह DSP ने ये भी कहा कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभार इंसान के दिल में इस तरह की कोई गाली लग जाती है कि जिस पर उसको पूरी तौर पर कोई तहश में आ जाता है या एक्शन लेना पड़ता है। तो ये अदील ने जो है वो एक्शन लिया। इसको कहा जाए कि उसने अपनी गैरत को जगाया। अगर माँ बहन की गाली अगर किसी को दी जाती है तो डेफिनेटली कोई नहीं बर्दाश्त करता, तो उसने पता नहीं अब अपनी गैरत जो है उसकी जागी है, 8 साल उसकी गैरत नहीं जागी
अब जागी और उसने इनका मर्डर कर दिया। FIR जो है उनके बेटे की मदीयत में दर्ज है। पुलिस का कि यही कहना है, मुलज़म मौके पे गिरफ़्तार हो गया था, डॉल्फिन फोर्स ने गिरफ़्तार किया था। जो पिस्टल है वो भी बरामद हो चुका है। मुलज़म ने जो है वो इकरार जुर्म भी कर लिया है कि मैंने मर्डर किया है और किस बिना पर किया है। तो डेफिनेटली इसमें, लेकिन नदीम साहब आप भी काफ़ी अरसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे और हम भी इन्वेस्टिगेशन देखते रहें, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मुहरक़ात निकलेंगे, अभी कोई ना कोई पेश रफ्त निकलेगी और उस पर डेफिनेटली फिर आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे, एक और भी लोग करेंगे, ताकि आपकी नाज़रीन को तफसीलन जो है वो मज़ीद अपडेट भी कर सकें। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, सैफुल्लाह नियाज़ी एक लाहौर में जो भी इंस्पेक्टर लगता है, हम अमूमन ख्याल ये है कि एक SHO जो है वो उसकी कोई कोठी भी होगी, यहाँ बड़ा घर भी होगा, लेकिन ये उससे हट के जो है वो एक कमरे का जो है वो एक अजीब किस्म का, जहाँ पेंट भी नहीं हुआ, बड़ी अजीब इमारत है वो, नीचे ट्रकों वाले सारे मैकेनिक बैठे हुए हैं और इस तरह का। तो यहाँ पर रहने की कोई वजह क्या कुछ समझ आती है, ये मैं कुछ सेंस बनती है ऐसी रिहाइश की? वैसे नदीम साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, इस पर अभी तक किसी सहाफ़ी ने जो है वो बात नहीं की, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि आपने ये नुक्ता है जो है वो उठाया है। डेफिनेटली जब SHO लगता है, और आपको पता है जो भी लाहौर में SHO लगता है वो पहले तो बड़ी तगड़ी सिफारिश करा के लगता है। जब वो तगड़ी सिफारिश या पैसे देकर लगता है, उसके बाद उसने पैसे इकट्ठे भी करने होते हैं। तो इसी तरह सैफुल्लाह नईस साहब मुतअद्दिद बार जो है वो SHO रहे हैं और इनकी रिहाइश लाहौर में बड़े पोश इलाके में होगी है, और लेकिन यहाँ पर भी बुनियादी वजह समझ नहीं है कि यहाँ पर शेराकोट के इलाके में एक आपको पता है गुंजान आबाद इलाका है, कहा जाता है कि बस गुजारे लायक इलाका है। और जिस तरह मज़दूरों का वो सीधी बात है कि वहाँ मज़दूर कोई रह सकता है, और ऐसे मकान में जैसे में वो रह रहे थे वहाँ को 5-6 मज़दूर रह सकते हैं, कोई एक अफसर का रहना समझ में नहीं आता कोई। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये भी बात कुछ लोग तो वहाँ पर जब हम मौके पर गए नदीम भाई, कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि शायद ये नफसियाती भी थोड़े तौर पर अब थोड़े मफलूज थे, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आती थी। ये भी सैफुल्लाह नईस साहब भी तैश में आ जाते थे, क्योंकि आपको पता है इनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी रही हैं, और इनके जो नियाज़ी एक्सप्रेस वाले हैं और दीगर जो लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में अच्छी बसेस चलाने वाले नियाज़ी हैं, वो इनके रिलेटिव्स थे, उनके घर भी आना जाना इनका बहुत ज़्यादा था, मिलना मिलाना था। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि एक छोटे से कमरे में, और वो भी ऊपर कोई 5वीं-6वीं मंजिली का कमरा, और उस बिल्कुल वहाँ पर रहने की बुनियादी वजह मियाँ वाली के स्पीकर थे एक पिछले पंजाब असम्बली के, उनके ये PSO रहे, यानी कि मियाँ वाली के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके अंदर इनका उठना बैठना, और वो तो बड़ी रोब वाले हैं, बड़े उनके जो हैं दौलतमंद लोग हैं वो, जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे, ये भी जो स्पीकर रहे हैं उनका भी। तो ये जो है वो इतनी दौलत और इन लोगों में उठने बैठने उनके काम करने के बावजूद भी, जिससे कोई यही मुझे जो समझ आती है मैं आपको बताऊं तो ये है कि शायद कोई और इनका मसला था, वो कोई प्राइवेट इनकी पर्सनल कुछ इस तरह की वहाँ पर कोई ना कोई काम ऐसा करते होंगे जिसकी वजह से ये इनको वो बेहतरीन वो ठिकाना लगता होगा कि ये एक जन्नत है उनके लिए, अदरवाइज़ जो है वो उन पोश इलाकों में वो नहीं कर सकते होंगे, या फैमिली जो है वो पीछे से प्रेशर डालती होगी कि हमें भी वहाँ शिफ्ट कर, यानी कोई इस तरह की वजह होगी। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है, और डेफिनेटली वजह कोई ज़रूर है कि वहाँ बैठ के क्या ये अदील के साथ क्या इनके ताल्लुकात थे, वहाँ पर अदील और ये क्या मिल के बैठ के जो है वो टाइम किस तरह पास करते थे, वहाँ पर इनकी मसरूफियात क्या होती थी, वहाँ पर कौन कौन आता था क्या। अब डेफिनेटली आपने बड़ा बेहतरीन जो नुक्ता उठाया है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन हमें भी करनी चाहिए, और पुलिस को भी जो है वो इस पर ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन करे कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब अपना रिहाइश छोड़कर इस छोटे से कमरे में क्या कर रहे थे, अब क्या रोज़ाना की बुनियाद पर आते थे, क्या रीज़न क्या थी। तो इस पर हम भी वर्किंग करेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मदऊ करेंगे और मैं आपके देखने वाले नाज़रीन को तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। और क्योंकि आपके पास भी मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो इंशाल्लाह आप और मैं मिल के नाज़रीन को बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम मलिक साहब मौजूद थे, और इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई वो आपके सामने रखी। फ़िल वक्त इतना ही, मज़ीद जो है इस केस में जो तफसीलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।